स्वागत है आपका स्टडी एम्पायर में। हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आज हम व्यंजन कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे स्वर व्यंजन यानी वर्ण विचार अपना खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके कंप्लीट होने के तुरंत बाद मैं आपको मॉडल पेपर दूंगा, जिसमें 15-15 यानी 2 वीडियो बनाएंगे 15-15 क्वेश्चन की, और इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको वर्ण विचार पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और इसमें आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। चलो दोस्तों, व्यंजन स्टार्ट करते हैं। व्यंजन ये स्वतंत्र नहीं होते, इनका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की मदद लेनी पड़ती है। ये व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी कुल संख्या होती है 33। ओके, व्यंजन इनको हम स्वतंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, इनमें हमें अन्य वर्ण की मदद लेनी पड़ती है और इनकी कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन व्यंजन 33 कौन कौन से होते हैं? इनको याद करने का आसान सा तरीका है कि पहले तो 5 वर्ग होते हैं। छोटी क्लास में हमने पढ़ा था कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग और पै वर्ग। कै वर्ग में के ये पहले 5 कै ख गै गै डै, चै वर्ग के ये चै छ जै जै ई हैं, टै वर्ग के टै ठ डै डै नै, तै वर्ग के तै थ दै दै नै, पै वर्ग के पै फै बै बै मै। इन पांचों वर्गों को सप्तशी वर्ण भी बोला जाता है दोस्तों, और वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। और इसके बाद आता है य रै लै वै, इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ बोलते हैं। श श श है, उसमें वर्ण भी बोल देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो सहसलगम होता है, छोटी क्लास में हम इसको क्या बोलते थे? सहसलगम बोलते थे। ये क्या होता है? ये तालव्य सकार श होता है, और ये होता है मूर्धन्य सकार श, और ये होता है दंत्य सकार श, और ये है ये चारों क्या है? उसमें व्यंजन है। ओके दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये और वह उनको क्या बोला जाता है? अर्धस्वर भी बोला जाता है। ये और वह को क्या बोला जाता है? अर्धस्वर भी बोला जाता है। दोस्तों ये नोट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अर्धस्वर किन्हें बोला जाता है? ये और वह दोनों को क्या बोला जाता है? अर्धस्वर भी बोला जाता है। अब आगे वर्णों का कंपन के आधार पर वर्गीकरण। तो अघोष और सहघोष, सहघोष को घोष भी बोल देते हैं। अघोष में क्या होता है? इनमें कंपन क्या होता है दोस्तों? न के बराबर होता है। इनमें जो कंपन होता है वो न के बराबर होता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तालव्य सकार से, मूर्धन्य सकार से और दंत्य सकार से, ये किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा यानी 10 हो गए। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा कौन कौन सा? कै वर्ग का कै और ख, चै वर्ग का चै और छ, टै वर्ग का टै और ठ, टै वर्ग का तै और थ, पै वर्ग का पै और फै। तो ये हो गए 10। और श ये इनकी कुल संख्या कितनी होगी? 13 होगी। सहघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, और अंतस्थ कौन कौन से? ये रै लै वै, और उसका जो एक बच गया था है, वो किस में आ जाएगा दोस्तों? सहघोष में आ जाएगा। और इनकी कुल संख्या कितनी होगी? 31। इनको हम इजी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वो तो आ गए अघोष में, बाकी बच गया तीसरा चौथा पांचवा, वो किस में आ गया? सहघोष में। और अंतस्थ पढ़ा था आपने। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे? ये रै लै वै, ये चारों किस में आ गए? सहघोष में। और उस व्यंजन पढ़े थे श और है, तो श ये तो अघोष में आ गया, जो है वो किस में आ गया? सहघोष में आ गया। आगे कि प्राणवायु, मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इनको हम 2 हिस्सों में बांटा है, अलप्राण और महाप्राण। अलप्राण का मतलब क्या है? कि मुख से कम वायु बाहर निकलते हैं, जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकले वो दोस्तों अलप्राण होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा नहीं, तीसरा चौथा नहीं, पांचवा, यानी देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, यानी कै गै और अड़ै। और जैसे टै वर्ग का टै डै और अणै, और तै वर्ग का तै दै और नै, पै वर्ग का पै बै और मैं, ये पहला तीसरा और पांचवा हो गए। ये क्या होता है? अलप्राण होता है दोस्तों। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा प्लस अंतस्थ कौन कौन से थे? ये रै लै वै प्लस सभी स्वर कितने थे दोस्तों? 11 थे। तो अब इनकी कुल संख्या कितनी आ गई? 30 हो गई। ओके, 11 ये हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 11 और 4 15, और प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा 15 वो हो गए। तो इनकी कुल संख्या कितनी होगी? 30 हो गई। फिर आता है महाप्राण, जिनका उच्चारण करते समय मुख से ज्यादा वायु बाहर निकले वो महाप्राण में होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, यही बचे थे, पहला तीसरा पांचवा तो अलप्राण में आ गया, बचा कौन कौन सा? दूसरा चौथा, वो किस में आ गए? महाप्राण में आ गए। और उसमें व्यंजन कितने थे दोस्तों? वो 4 थे, तालव्य सकार से,
मूर्धन्य सकार श और दंत्य सकार श और है। 4 तो उसमें व्यंजन थे और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा टोटल हो गए 10। तो ये किस में आ गए दोस्तों, महाप्राण में आ गए। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 हिस्सों में बांटा गया है इसको। सपर्शी, संघर्षी, सपर संघर्षी, नासिकीय, संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक और ताड़नजात। तो सपर्शी, सपर्शी क्या होता है दोस्तों कि इनकी कुल संख्या 16 होती है। क, ट, त, प और प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, यानी क वर्ग के पहले 4, जो लास्ट वाला 5वां वर्ण है उसको छोड़कर प्रत्येक वर्ग के पहले 4 वर्ण तो वो हो गए। जैसे क वर्ग का हो गया क, ख, ग, घ। ओके। च वर्ग के हो गया च, छ, ज, झ। ट वर्ग के ट, ठ, ड, ड। तो ये कुल 4 हो गए प्रत्येक वर्ग का। और क, ट, त, प ये भी इसी में शामिल है दोस्तों, लेकिन च शामिल नहीं होगा। ये नोट कर लेना दोस्तों, च शामिल नहीं होगा, तो ये सपर्शी में आ जाएगा। फिर आता है संघर्षी। संघर्षी क्या होता है कि जैसे उसमें व्यंजन होते हैं वही संघर्षी होते हैं। बिल्कुल इजी से याद रखें कि जो उसमें व्यंजन थे वही संघर्षी होते हैं। संघर्ष हो गया तो सीधी सी बात है उष्मा तो निकलेगी, उष्मा निकलेगी मुख से, तो वो भी संघर्षी हो जाएगा। ठीक है, वो कौन कौन से थे, तालव्य सकार से, मूर्धन्य सकार से, दंत्य सकार से और है। तो संघर्षी की कुल संख्या होगी 4। सपर संघर्षी, तो इसमें सपर संघर्षी क्या था कि जिससे मुख से उष्मा भी निकले और जो मुख की जीवा है वो किसी न किसी हिस्से को, मुख के किसी न किसी हिस्से को टच करे। तो वो उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और 4 कौन कौन से होते हैं कि च वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण, च वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण वो कौन कौन से हो गए, च, छ, ज और झ। इनकी कुल संख्या होगी 4। नासिकीय, नासिकीय जो नाक से बोला जाता है या फिर जिनका उच्चारण करते समय नाक से वायु निकले वो होता है नासिकीय। तो वो कौन कौन से होते हैं कि सभी वर्गों का 5वां वर्ण, और इन सभी वर्गों का 5वां वर्ण, जैसे क वर्ग का लास्ट, च वर्ग का लास्ट, ट वर्ग का लास्ट, त वर्ग का लास्ट और प वर्ग का लास्ट। तो इनकी कुल संख्या कितनी होगी नासिकीय की दोस्तों, 5 होगी। संघर्षहीन, संघर्षहीन मतलब उसमें बाहर निकले नहीं, बिल्कुल इजी से आप उनको इजी से बिल्कुल आसानी से उनका उच्चारण कर सके। और वो कौन कौन से हैं दोस्तों, यह और वह। और यह और वह को हमने पीछे पढ़ा तो क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। प्रकंपित, इनकी संख्या एक होती है र। पार्श्विक ल होता है। ताड़नजात ड और ड। दोस्तों ताड़नजात क्या होता है, ताड़नजात क्या होता है कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि ये नीचे डॉट लगा दी और इसके नीचे डॉट लगा दी, तो इन सबको क्या बोलते हैं, डॉट लगने के बाद इनको क्या बोलते हैं, ये ताड़नजात हो जाता है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैवर्ग, फिर नंबर 2 पे चैवर्ग, फिर कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। पहले तो ये आ गए। सबसे पहले आप व्यंजन पढ़ लेते हैं कि उनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है और उनको आप क्या बोलते हैं। जैसे कैवर्ग, कैवर्ग सबसे पहले कंठ, कैसे कैवर्ग कैसे कंठ, इस तरह से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। कैवर्ग एक कंठ से निकलता है, तो इसका उच्चारण स्थान, कैवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ हो गया, कंठ। कंठ के बाद क्या आती है, तालु आती है दोस्तों। इसके जस्ट बाद क्या आती है, तालु। तो कैवर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है, चैवर्ग। चैवर्ग हमेशा तालु से बोला जाता है। च के बाद आता है टैवर्ग। टैवर्ग तालु के बाद जस्ट क्या होती है, मुर्दा। मुर्दा क्या होती है दोस्तों, जैसे अपने तो ये दांत है, जिसमें ये दांत से जस्ट ऊपर हिस्से जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, तो वो होता है मुर्दा। और उसके जस्ट नीचे वाला हो गया दांत, कि दांत के जस्ट ऊपर वाला हो गया मुर्दा। और फिर आता है दंत, तो टैवर्ग आ जाएगा मुर्दा में और तैवर्ग आ जाएगा दंत में। और पैवर्ग, पैवर्ग आ जाएगा ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठों से, इनका उच्चारण होठों से होता है। कैवर्ग, कैवर्ग दोस्तों कंठ। कंठ के बाद क्या आती है, तालु। तालु कैवर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है, चैवर्ग। तालु के बाद क्या आती है, मुर्दा। चैवर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है, टैवर्ग। और मुर्दा के बाद आता है दंत। दंत के बाद आता है ओष्ठ, तो दंत में आ जाता है टैवर्ग के बाद तैवर्ग, तैवर्ग के बाद पैवर्ग। दोस्तों 5, 10, 15, 20, 25 व्यंजन तो हमने आसानी से याद कर लिए
कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। ओके, फिर बचिए दोस्तों य रे ले, य रे ले और व, ये अंतस्थ थे तो कंठ को छोड़ देंगे। ये आता है वो तालु से आता है, रे वो तालु के बाद क्या आती है मुद्दा, और ल आता है दंत से, और वह दोस्तों अलग ही होता है। इसमें इसका उच्चारण स्थान दंत भी होता है और ओष्ठ भी होता है। ओष्ठ मतलब होठ भी होता है। इसमें दंत और होठों का क्या होता है, इक्वल भागीदारी होती है इसका उच्चारण स्थान करते समय। ओके, वो वह में आता है। फिर फिर उस्म बचे थे, वो कौन कौन से थे, श और है। मैंने दोस्तों ये आपको याद भी कराया था कि जो ये पहला वाला स है, ये जो पहले वाला स है ये किस में आता है, ये तालव्य सकार से होता है। तो इसका क्या नाम होगा, तालु, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। और इसके बाद ये वाला जो स है, इसको मैंने क्या बोला था, इसको बोला था मूर्धन्य सकार श, तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या आ गया, मुर्दा। और इसके बाद आया था श, इसका उच्चारण स्थान मैंने बोला था कि ये दंत्य सकार श होता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, श। फिर इसके बाद उस व्यंजन में क्या बच गया, है बच गया। तो है को बोलते हैं दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान होता है स्वरियंतर। यानी सीधी सी बात है दोस्तों, व्यंजन का उच्चारण स्थान हमने अच्छी तरह पढ़ लिया। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि कैवरक का उच्चारण स्थान होता है कंठ, चैवरक का होता है तालु, टैवरक का आती है मुर्दा, तैवरक का आता है दंत, और पैवरक का आता है ओष्ठ। फिर अंतस्थ पढ़े थे यह, रे, ले और वह। यह आते हैं वो तालु, र आता है वो मुर्दा, ल आता है वो दंत, और वह आता है वो दंत और ओष्ठ दोनों। फिर मैं उष्म व्यंजन कौन से थे, तालव्य सकार श, तो ये इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। फिर मूर्धन्य सकार श, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, मुर्दा हो जाएगा। और दंत्य सकार श, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, दंत हो जाएगा। ओके, और उसमें व्यंजन में है बच गया, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, स्वरियंतर होता है। फिर रह गए स्वर, कि स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होते हैं। सबसे पहले ए और आ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ आ गया। फिर ई और बड़ी ई, इनका क्या हो गया, तालु आ गया। एक बार ऊ और ऊ को छोड़ देते हैं, री का क्या गया, मुर्दा। और री ये दोस्तों ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। री, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। ऊ को अपने छोड़ा था, वो ऊ ये क्या हो गया, ओष्ठ। और ये तो बिल्कुल इजी सा ही है दोस्तों, ऊ इतना उच्चारण करेंगे तो हमें साफ पता चलता है कि होठों का यूज हुआ है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ हो जाता है। ऊ के बाद री हमने पढ़ लिया, ए और बड़ी ए, इनका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों कंठ और तालु दोनों। ये याद रखना, कंठ और तालु दोनों। और औ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। ओके दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आता है अयोगवा। अयोगवा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अयोगवा दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों अयोगवा में होता है। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता, केवल स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं। और इनकी सदैव दो मात्रा मानी जाती है। अयोगवा होता है इनकी हमेशा दो मात्रा मानी जाती है। उनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता, केवल स्वर के साथ ही प्रयुक्त होता है। और इनके सदैव दो मात्रा मानी जाती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अक्षर, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, अक्षर त्रय, य और श, ये संयुक्त अक्षर में गिने जाते हैं। और अक्षय को क्या, क प्लस श प्लस ए, इस तरह आप लिख सकते हैं दोस्तों। त्रय को तय प्लस त्र प्लस ए, य को ज प्लस ए प्लस ए, और श को श प्लस श प्लस ए। फिर आता है दोस्तों चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु को क्या बोल देते हैं, विकसित स्वर भी बोल देते हैं, अनुनासिक भी बोल देते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने पीछे छोड़ दी थी, वो अभी अपन कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों जो हमें ध्यान रखना है, तो वो कौन कौन से है कि चंद्रबिंदु होता है उसको आप विकसित स्वर भी बोल देते हैं, अनुनासिक भी बोल देते हैं।
और दो दोस्तों, जो ये होते हैं दो, इन्हें ताड़नजात बोलते हैं। ताड़नजात को क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त भी बोल देते हैं, या फिर फेंका हुआ, या फिर द्विगुण या विकसित व्यंजन भी बोला जाता है। और इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता, यानी इनमें स्वर को आप अलग नहीं कर सकते, और इनसे कभी नए शब्द का आरंभ नहीं होगा। आप दोस्तों काफ़ी बुकें पढ़ी होगी आपने, इनसे कभी कोई भी जो नाम है वो कभी स्टार्ट नहीं होता। फिर आता है विदेशी स्वर, आगत स्वर, मेहमान स्वर। विदेशी स्वर जो बाहर से आया है उसको आगत भी बोल देते हैं, अब बाहर से आता है उसको मेहमान भी बोल देते हैं। जो अर्धचंद्र बिंदु होता है ना, इनको क्या बोल देते हैं? विदेशी स्वर बोल देते हैं, आगत स्वर बोल देते हैं, और मेहमान स्वर बोल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन जो दोस्तों कै, ख, ग, ज और फ, इनके नीचे जो डॉट लगा होता है इनको नुक्ता चिन्ह बोल देते हैं। इनके जस्ट नीचे लगा होता है वो तो ताड़न जात में आ गया, और इनके थोड़ा सा साइड में ये जो डॉट लगते हैं इनको नुक्ता चिन्ह बोल देते हैं। ये 5 होते हैं वैसे तो, लेकिन एनसीईआरटी में इनको क्या मानते हैं? एनसीईआरटी में इनको 3 ही माना गया है, ख, ज, फ। और इन्हें अरबी वर्ण भी बोल देते हैं और फारसी वर्ण भी बोल देते हैं। और इन 5, ये जो 5 थे, ख, ख, ग, ज और फ, इनके इनके नीचे जो नुक्ता चिन्ह लगा है, इन पांचों को जीवा मूल ध्वनियां भी कहा जाता है।